बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर बात की थी। फ्री इकोनॉमिक सिस्टम, फिर प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम और फिर हमने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। कोई सवाल नहीं? नहीं, इसलिए तो मैंने आप लोगों को कल कहा था कि आप लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लें, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन आ रही तो मुझसे आज पूछ ले, तो क्लियर हो जाएंगी बातें। जी, टू गुड्स मॉडल, ये कहां पे लिखा हुआ है? अच्छा, तो भाई 2 गुड्स हो गए, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। ये 2 गुड्स मॉडल है, यानी कि या तो हम कंज्यूमर गुड बनाएंगे तो कैपिटल गुड बनाएंगे। तू मुझे वो चौथे वाले ले जा। अच्छा चल, हाँ। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ये हमारे पास फ्री इकोनॉमी होती है, ठीक है। अगर मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम है और प्राइवेट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ज्यादा स्ट्रेंथ में हैं, ज्यादा पावर में हैं, तो ये कैपिटलिस्ट मिक्स इकोनॉमी होगी। और सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी ये होगी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है, प्राइवेट प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कंट्रोल कम है। और सवाल? कोई सवाल एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी जो आपको परेशान कर रहा हो, नहीं तो फिर मैं अपने टॉपिक पर आ जाऊंगा। जो पढ़ कर वो बात करें, जो नहीं पढ़ कर वो माशाल्लाह इससे खामोश बैठे रहे माशाल्लाह। जी जी, ये आपको मैंने आपको शुरू में बताया था, पीपीसी में दो ही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या तो कैपिटल गुड प्रोड्यूस करेंगे या तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। दोनों भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ कैपिटल गुड कुछ कंज्यूमर गुड्स। जैसे कॉम्बिनेशन बी है, कॉम्बिनेशन सी डी है, उसमें कुछ कैपिटल कुछ कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान मिक्स इकोनॉमी में है, वहां पे गवर्नमेंट भी है, वहां पे प्राइवेट पार्टीज भी हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ठीक है, जो जहां पे रहता है उसके लिए वही सही है। और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं, यहां पर आ जाए। चलें जी, फोर्थ हमारा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स क्या हैं यह हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, सही है। तो मैं उससे नेक्स्ट स्टार्ट ले रहा हूं शरिया लॉ से, ठीक है। वो वाला फीचर हम कल पढ़ेंगे जब हमारे पास प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर नहीं था तो उसके बगैर वो नहीं पढ़ सकते हम जरा, क्योंकि उसमें मुझे चीजें डिटेल में लिखनी है। तो वहां पे मेरे किताब में लिखी लिखाई होंगी, तो वहां से एक्सप्लेन करना जरा आसान हो जाएगा, आपके समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो शरिया लॉ क्या है? देखिए, लॉ कवानीन, कोई भी मुल्क बगैर कानून के नहीं चलता। हमारे पास लॉ में 2 तरह के मेन लॉ होते हैं, एक सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में जितने भी सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, लोगों के आपस के मामलात होते हैं, वो सारे के सारे जो मामलात देखे जाते हैं वो सिविल कोर्ट में देखे जाते हैं, सिविल लॉ में देखे जाते हैं। और जितने भी मर्डर के, टेररिस्ट के, चोरी के, ठीक है, ये सारे मामला जो होते हैं ये क्रिमिनल लॉ में देखे जाते हैं। जितने भी कवानीन बनते हैं, इसी तरह मुल्क को कैसे चलाना है, हमारी मुआशरत कैसे चलेगी, हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, इसके लिए भी कानून का होना जरूरी है, क्योंकि बगैर कानून के कोई भी काम सही तरीके से नहीं परफॉर्म होता। तो जो भी कानून बनेगा वो कानून हमेशा कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग बनेगा। जितने भी पार्लियामेंट्स में जब कानून बनते हैं, जब सेनेट में, नेशनल असेंबली में बिल पास होता है, तो बिल पास होने से पहले उस बिल को पूरा रीड आउट किया जाता है। क्या इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई जो कुरान और हदीस के अगेंस्ट है? अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये जो इस्लामिक शरीयत बेंच होता है, इसमें तकरीबन 8 लोग होते हैं, और इसमें से तकरीबन 3 या 4 उलमा होते हैं, और ये ऐसे उलमा होंगे जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, जिनका एजुकेशनल नॉलेज होगा, और ये कुरान और हदीस के एक्सपर्ट होंगे। तो जब ये सारे के सारे प्रोसेस को रीड आउट करते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि कोई बात ऐसी तो नहीं लिखी हुई इस कानून में
जो कुरान और हदीस के अगेंस्ट है। अगर ऐसी उनको कोई बात मिल जाती है तो वो उसको इलिमिनेट करते हैं और दोबारा रिव्यू के लिए भेजते हैं कि भाई ये वाली बात तस्लीम नहीं है, इसको यहां से निकालो और दोबारा बिल को रिप्रोड्यूस करो, फिर हम इसको दोबारा अप्रूवल के लिए आगे भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वी आर लिविंग इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे हाँ कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जो कुरान और हदीस के अगेंस्ट होगा। ये बात समझ आ रही है? इसी तरह कुछ अरसा से ये कोशिश हो रही है एक बिल पास करवाने की, और ये बहुत बेहतर एक स्टेप है। अगर ऐसा हो जाए, अल्लाह इसमें बरकत दें और ये ऐसा हो जाए इंशाल्लाह ताला। मेहनत अहबाब कर रहे हैं कि ये बिल जो है ये प्रोसीड हो जाए आगे फर्दर। वो बिल ये है कि निकाह नामा में एक प्रोविजन ऐड करवाई जाए जिसमें लिखा हो इसमें जो लड़का है या लड़की है ये मुस्लिम है या कादियानी है। क्रिश्चियन हो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं भाई हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो कादियानी होते हैं ये अपने आप को मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं, हालांकि ये मुस्लिम होते ही नहीं है, क्योंकि नाउजुबिल्लाह ये एक झूठे नबी के मानने वाले हैं। जो इनका नबूवत का दावा किया नाउजुबिल्लाह जिसने, खबीस ने, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी, ये उसके फॉलोअर्स हैं और ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए कि शादी के 10-10 साल बाद पता चल गया कि लड़का कादियानी है। अब वो लड़की बेचारी परेशान, अब मैं क्या करूं? तो फिर भी अल्लाह ने जिनको ईमानी ताकत दी होती है वो इसके बावजूद भी बोल्ड स्टेप ले लेते हैं कि हमें से कोई परवाह नहीं है कि ये हमारा शोहर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिंदगी क्या बनेगा, मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा ईमान है, मेरा ईमान बच जाए, मेरा गुंबद खिजरा से, मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक ना टूटे। बेशक मेरी जिंदगी बर्बाद होती हो जाए पर मेरी आखिरत कुर्बान ना हो, मेरी आखिरत बर्बाद ना हो, मेरा ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना जुदा हो। तो कोई मसला नहीं है, अगर दुनिया में थोड़ी तकलीफ आएगी कोई मसला नहीं है, आखिरत में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाएगा। अब ये जो कादियानियत है ये बहुत सीक्रेटली वार करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे अहबाब होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, पर कभी भी हमें नहीं पता चलता है कादियानी है। क्यों? क्योंकि इनकी वारदात बहुत स्ट्रांग है। ये कभी भी नहीं कहेंगे कि हम कादियानी, कभी भी नहीं कहेंगे। ये सबसे पहले जीतेंगे अपने अखलाक से। मिसाल के तौर पर वो ऐसे होंगे, ना कभी उन्होंने कभी बुरी बात की होगी, ना उन्होंने कभी गाली दी होगी, हमेशा वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जोड़ने वाली बातें करेंगे, हमेशा कभी भी टकराने वाली बातें नहीं करेंगे। तो हमें लगेगा ये तो कितना जबरदस्त इंसान है, कितना नेक इंसान है, कितना शरीफ इंसान है। फिर मुसलमान होते जैसा हो, कभी कोई गाली नहीं देखी, कभी हमने इसको सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, कभी इसके अंदर कोई बुरी आदत हमने नहीं देखी, ये तो कमाल का इंसान है। फिर होगा क्या? वो सबसे पहले आपसे दोस्ती लगाएगा। ये कभी भी आपको दावत डायरेक्ट नहीं देने वाले, सबसे पहले दोस्ती लगाएंगे। जब आप दोस्ती लगाएंगे तो आप, अगर आप इनकी हैबिट्स को देखेंगे, इनकी रूटीन को देखेंगे, इन्होंने नमाज भी हमारे वाली पढ़नी, कलमा भी हमारे वाला पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा भी हमारे वाला पढ़ना, कुरान भी यही पढ़ना, नमाजें भी यही, रोजे भी यही। अब डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। तो जब आप कहेंगे यार ये तो सारे वाले अमाल हमारे वाले कर रहा है और ये देखें इतने अच्छे अमाल कर रहा है और इखलाक भी इतना अच्छा है, तो जब हमारी दोस्ती ताल्लुक गहरा होगा, जब ट्रस्ट का एलिमेंट डेवलप होगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपको दावत देना शुरू करेगा। जब ये आपको दावत देंगे, ये कभी भी आपको डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं लेकर आएंगे, हमेशा स्टार्ट ही यहां से लेंगे कि आप, अगर आप अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं तो आप ये काम कर लें, बड़े आसान है, तो आप अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। तो जाहिर है उसकी शख्सियत हमारे सामने होगी, तो हम कहेंगे भाई हम क्यों नहीं अच्छे मुसलमान बनना चाहते, तो हम बिल्कुल अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको दावत देगा, और जब आहिस्ता आहिस्ता दावत देगा ये इतना ब्रेन वॉश कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता नाउजुबिल्लाह हम यहां से डी ट्रैक हो जाएंगे। ये बहुत वाकयात, ढेरों वाकयात बड़े। अभी हमारे सीए के कॉलेज में तकरीबन आज से 10 साल पहले सीए के कॉलेज में एक लड़की थी, वो पढ़ती थी, एक लड़के ने उसको कादियानी कर दिया। उस लड़की ने अपनी बहन को कादियानी किया। फिर खत्म नबूवत वाले लोगों ने बड़ी कोशिश की उन लड़कियों से बातें करने की, उनसे डिबेट की, बात की, समझाया कि जिस डायरेक्शन में चले गए सही नहीं है। तो अल्टीमेटली वो मुल्क छोड़ के चले गई।
ये एक सिंगल वाक्य है, इस तरह का ढेरों वाकयात भरे हुए हैं। तो देखिए हमें इनसे बचना चाहिए। अब ये देखिए, अगर निकाहनामे में ये लिखा जाए कि आप मुसलमान हो या कादियानी है, तो फौरन असलियत सामने आ जाएगी। ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम मुसलमान हो कादियानी हो, कभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो इससे होगा क्या, बहुत सारे जिंदगी बच जाएंगे। अब ये कानून है, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे भी हायर पोस्ट पे तकरीबन कादियानी है। अब कसूर हमारा है, हम क्यों नहीं हायर पोस्ट पर? तो भाई हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी इनका मुकाबला कर सकते हैं। ये झूठे नबी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सच्चे नबी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो हो सकता है क्या बोलते हमसे पूछा जाए, अगर हम कुछ नहीं कर रहे, कम से कम हमें इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। 3 तरह के काफिर होते हैं। एक वो काफिर होता है जो अपने आप को काफिर डिक्लेयर करता है कि भाई मैं काफिर हूं, इससे कोई टेंशन नहीं होती। जैसे कि हिंदू कहते हैं भाई हम हिंदू हैं, ठीक है, और जो अल्लाह को नहीं मानने वाले वो कहते हैं भाई हम अल्लाह को नहीं मानते, हम दैरी हैं। तो जो मुसलमान नहीं है वो सीधा कहता है भाई मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यहूदी हूं, मैं हिंदू हूं, दैट्स इट, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। ये एक आम काफिर है, इसको आम काफिर की कैटेगरी में रखा जाता है। एक सेकंड कैटेगरी वाला काफिर होता है जिसको कहते हैं मुर्तद काफिर। वो मुर्तद काफिर ये होता है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और मरने तक अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में रखे और मरने के बाद भी हम ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएं, आमीन। दूसरा काफिर होता है मुर्तद काफिर। वो कौन होता है, अल्लाह ने उसको इस्लाम की दौलत दी होती है, पर वो इस्लाम छोड़कर हिंदू हो जाता है, वो इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियन हो जाता है, इसको कहते हैं मुर्तद काफिर। तो इसकी भी वापसी का रास्ता है कि ठीक वो तौबा कर ले कि मुझसे गलती होगी और दोबारा पलट आए। लास्ट कैटेगरी वाला, सबसे स्वेर कैटेगरी वाला काफिर होता है, उसको कहते हैं जिंदी काफिर। ये जो कादियानी है जिंदी काफिर है। अब जिंदी काफिर वो काफिर है जो सबसे खतरनाक है, यानी कि ये अपने आप को काफिर कहता ही नहीं है, ये काफिर कहता ही नहीं है, ये कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं हक पर हूं। तो जो शख्स ये कहेगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं हक पर हूं, उसको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। क्यों लगेगा, मैं जो दावा दे रहा हूं सही दावा दे रहा हूं, हक की दावा दे रहा हूं। तो कभी भी अगर ऐसे लोगों से हमारा सामना हो, हम जरूर इनसे बचें और अपने बड़ों से राब्ता करें कि बताएं इस मामलात में हम क्या करें। कभी भी किसी के सवालों के खुद से जवाब ना दें, कभी भी किसी के सवालों से कभी भी किसी अशकाल में ना आए, क्योंकि हमारे हमारे ज़हन मासूम है, हमारे कॉन्सेप्ट मासूम है। अगर कोई हमसे थोड़ी सी भी करेगा ना और कंफ्लिक्ट आएगा, हम पिघल जाएंगे, हम क्वेश्चन मार्क में लेंगे, हाँ यार ये तो सही कह रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। हमारा शक करना यह हमारी ईमान की कमजोरी की निशानी है। अगर ऐसा कोई सवाल पूछता है तो ठीक है, परेशान हो रहे हैं, उसको कोई जवाब नहीं देना, अपने बड़ों से राब्ता करिए, हमारे मेरे पास ये सवाल है, प्लीज मुझे ऐसा जवाब दें जिससे मुझे तसल्ली हो। समझ आ रही? तो ऐसे कवानीन बन जाएं, ये बिल्कुल अच्छे। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी कवानीन बनते हैं जो कि इस्लाम के अगेंस्ट होते हैं, तो हमें उनको रोकना है। तो शरिया लॉ बेसिक ये है कि जो भी कवानीन होगा वो कुरान और हदीस के रोशनी में होगा। इस्लाम कहता है मुआशरत के बारे में, इस्लाम कहता है ठीक है बाकी तो प्रिंसिपल हैं, लेकिन इकोनॉमी को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए हम आपको कुछ बिजनेसेस के असूल बताएंगे, अपने इन्हीं असूल के अकॉर्डिंग बिजनेस करना। वो पहला असूल क्या, मेकिंग मनी फ्रॉम मनी, पैसे से पैसा कमाना। इस्लाम कहता है इट इज प्रोहिबिटेड बाय इस्लाम। इस्लाम में पैसे से पैसा कमाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम कहता है आपकी जिंदगी में फाइनेंस होनी ही नहीं चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट सूद है, पैसे से पैसा बन रहा है, 1000 दिया 10% इंटरेस्ट लगा, जनाब 100 रुपए का सूद आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट तो सूद का भी अब्बा है, वो तो सूद को मल्टीप्लाई कर देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिन चीज है, कमाल चीज है, आउटस्टैंडिंग है कंपाउंड इंटरेस्ट, कमाल है कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर कंपाउंडिंग पर डे हो, हर दिन सूद लग रहा हो, तो कंपाउंडिंग पर डे का मतलब यह है आपके पैसों की मशीन चल पड़ी। सही है? तो इस्लाम कहता है पैसे से पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, अब सूद कमाएंगे। अब ये सूद इंटरेस्ट है कि ये कल मैं इस्लामिक फीचर्स में बताऊंगा, उसके ऊपर मेरी स्पेशल डिस्कशन होगी सूद के ऊपर, सूद है क्या। तो आज इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करने वाला। तो मेकिंग मनी फ्रॉम मनी, पैसे से पैसा कमाना इस्लाम कहता है सूद है। फिर इसका हल क्या है, इसका हल भी कल फीचर में बताऊंगा, ठीक है। असल में प्रोजेक्टर नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टर में सारा डिसिप्लिन में है पर वो उसमें ना डाटा नहीं है। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं यहाँ पे फाइल ले आऊं, पर उसमें मेरे 20 मिनट लग जाने थे। मैंने कहा देर में मैं पढ़ाई लेता हूँ। तो मेकिंग मनी फ्रॉम मनी इज
प्रोहिबिटेड। दूसरी बात, वेल्थ शुड बी जनरेटेड थ्रू हलाल एक्टिविटी। इस्लाम कहता है आप दौलत कमाओ, दौलत कमाने से मना नहीं है, इसलिए इस्लाम कहता है बिजनेसेस करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिजनेस में बरकत दी हुई है। ठीक है जी। तकरीबन 90% जो रिस्क है वो बिजनेस में है, 10% जो रिस्क है वो मुलाजमत में, जो जॉब में है। ठीक है जी। तो बिजनेस हमेशा इंसान को तरक्की की तरफ लेके जाएगा, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। और दूसरी बात, ये बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये, और जॉब का सबसे बड़ा नुकसान ये, जॉब में आप पूरी जिंदगी मेहनत करोगे, पूरी जिंदगी मेहनत करोगे, जब आप मर जाओगे आप जीरो पे आ जाओगे, आपकी फैमिली जीरो पे आ जाएगी, क्योंकि उसके बगैर आप अगर आप नहीं हैं, आपके बगैर कोई स्टैंड बाय पे नहीं है, यानी कि आपके बगैर कोई अर्निंग नहीं है, कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? यानी कि मैंने भी मेहनत की, फिर अगर मेरा बच्चा मुलाजमत करेगा, वो भी सारी जिंदगी मेहनत करेगा, तो सर्कल ब्रेक हो जाता है जैसे ही वो अर्निंग सोर्स इलिमिनेट होता है। बिजनेस में क्या होता है, अगर हम छोटा सा बिजनेस खड़ा कर दें, अब बिजनेस, जैसे हम वर्ड बिजनेस सुनते हैं हमारे माइंड में आता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्लाजे। नहीं, बिजनेस आपकी चिप्स की रेडी हो सकती है, बिजनेस आपके गोलगप्पे हो सकते हैं, बिजनेस आपकी चने वाली रेडी हो सकती है, बिजनेस आपके बिल्कुल बिरयानी का एक पतीला हो सकता है, नॉट टू होल बिरयानी शॉप, बिरयानी का पतीला आपका बिजनेस हो सकता है। और सबसे लो कॉस्ट, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, आप फ्राई सेल कर सकते हो। आलू हमारी मुआशरे में, हमारी इकोनॉमी में सबसे सस्ती सब्जी आलू है, और सिर्फ तो फैमिली बिजनेस को बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो कभी भी अगर हमें बिजनेस का मौका मिले तो कभी भी उसको टालना नहीं चाहिए। इन हो जाए कोई मसला नहीं है, छोटा बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस्लाम कहता है बिजनेस करो लेकिन हलाल एक्टिविटी से। मिसाल के तौर पर मैं बिजनेस हराम एक्टिविटीज में नहीं करूंगा, यानी कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाने वाला, मैं मूवीज इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाने वाला। ठीक हो गया? इन्वेस्टमेंट इन हराम एक्टिविटीज इज प्रोहिबिटेड। हम हराम एक्टिविटीज में पैसा नहीं लगाने वाले, यानी कि मैं असले की फैक्ट्री में पैसा नहीं लगाने वाला, वो असला जो मुझे पता है लोगों के कत्ल का बायस बनेगा। हाँ, अगर मेरी असले की फैक्ट्री है लेकिन मेरे डिफेंस है, वो सही है, क्योंकि वही असला हमने जहाद में इस्तेमाल करना है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हम ड्रग्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम गैम्बलिंग में, जुआ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम कैसीनोज नहीं बना सकते, वहां से पैसा अर्न नहीं कर सकते जहां पे जुआ खेला जाएगा। तो इस्लाम कहता है इस तरह की एक्टिविटीज में पैसा नहीं लगाएंगे। हम अल्कोहल के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है, इस्लाम में मना है। ठीक है? इस्लाम कहता है अगर आप दुनिया की शराब से परहेज करेंगे, दुनिया की शराब से बचेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में आपको आला दर्जे की शराबन तहूरा, आपको पाक पानी पिलाएगा, जो से इससे कहीं ज्यादा गुना अच्छी होगी। ठीक है जी? आगे लास्ट शरिया लॉ में शॉर्ट सेलिंग एंड नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव इज नॉट परमिटेड। इस्लाम कहता है शॉर्ट सेलिंग की और नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव की इजाजत नहीं है। शॉर्ट सेलिंग, नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव, ये फाइनेंस का चैप्टर है, ये फाइनेंस में पढ़ते हैं कि नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव क्या, शॉर्ट सेलिंग क्या है, पहले वो सुन लें। वैसे शॉर्ट सेलिंग है क्या, ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बस यहां से एमसीक्यूज दे सकता है वो इस तरह, इस डिजाइन का। वो ये कहेगा शॉर्ट सेलिंग एंड नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव इज परमिटेड। अगले कहेगा ट्रू फॉल्स, हम कहेंगे फॉल्स, क्योंकि नॉन एसेट और शॉर्ट सेलिंग की इजाजत इस्लाम में नहीं है। शॉर्ट सेलिंग है क्या, वो सुने जी। नहीं समझ आई? नहीं, जखीरंदोजी नहीं, और कोई शॉर्ट सेलिंग कोई बताना चाहिए मुझे? जखीरंद, हाँ, सप्लाई शॉर्ट आ गई, और कोई शॉर्ट सेलिंग?
शॉर्ट सेलिंग से मुराद चीजों को कम बेचना, मतलब शॉर्ट मीन कम, सेलिंग मीन बेचना। शॉर्ट सेलिंग मीन चीजों को कम बेचना, नाप तोल में कमी। और कोई जवाब? स्टॉक में रखना। और कोई जवाब? तू तो ना ही बोलना। हाँ हाँ, वो पेरिशेबल गुड ही होते हैं। शॉर्ट सेलिंग सुन लें। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है, आप हर वो चीज नहीं बेच सकते, आप हर वो चीज नहीं बेच सकते जिसके आप मालिक नहीं हैं। ये शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है। मिसाल के तौर पर अभी एग्जांपल समझ नहीं आएगी, अभी एग्जांपल से बात समझ आएगी। फिर ये बात सुने, शॉर्ट सेलिंग क्या? शॉर्ट सेलिंग ये, इसको एक हदीस मुबारका से रिलेट कर रहा हूं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप हर वो चीज नहीं बेच सकते जिसकी आप मालिक नहीं है। मैं एक चीज का मालिक नहीं हूं, वो चीज मेरी मलकियत में नहीं है, मैं उसको बेचने का हक नहीं रखता। अगर मैं उसको बेच के कोई नफा हासिल करूंगा, वो नफा मेरे लिए हराम होगा। मुझे बात करने दे, वे समझाने दे मुझे। मिसाल के तौर पर, भाई मोबाइल दे रहा है, नाम क्या? बिलाल। ये मोबाइल बिलाल का, ठीक है जी। तो बिलाल ने कहा कि सर ये मैंने मोबाइल बेचना है। तो मैंने मोबाइल देखा, मैंने कहा यार मोबाइल तो 2000 का साफ सुथरा मोबाइल है। मैंने कहा बिलाल कितने का बेचना है? तो बिलाल ने कहा सर ये मोबाइल है, मैंने 10,000 का बेचना है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये मोबाइल, मैंने कहा बिलाल मेरे पास एक कस्टमर है, तो अगर तुम एक दिन के लिए मोबाइल मुझे दे दो, तो अगर कोई अच्छा कस्टमर मिल गया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसने कहा ठीक है सारा मोबाइल रख ले। तो अब मोबाइल बिलाल का है, ये मैंने रख लिया। मेरा एक दोस्त बैठा था, मैंने कहा भाई ये मोबाइल है, सस्ता मिल रहा है, खरीदना चाहेगा? उसने मोबाइल देखा, मोबाइल की कंडीशन साफ सुथरी थी, मोबाइल जबरदस्त बेहतरीन था। उसने कहा ये मोबाइल किसका है? मैंने कहा जिसका भी ये टेंशन ना ले, अपना ही मोबाइल है, ये तो टेंशन ना ले किसका, ये बस मेरा ही मोबाइल है। तो उसने कहा कितने का सेल करना है? मैंने कहा देख, वैसे मैंने 15,000 का सेल करना था क्योंकि मोबाइल की कंडीशन बहुत साफ सुथरी है, लेकिन तू अपना भाई है, सही है? तो देखो, भाइयों से मार्केटिंग नहीं होती। सिर्फ तेरे लिए 13,000 का, सिर्फ तेरे लिए 13,000 का, वो भी तो भाई है, वरना मैंने इसको 15,000 से कम नहीं बेचना था। उसने कहा डील डन, उसने कहा डील डन। मैंने क्या किया, ये मोबाइल अपने दोस्त को बेच दिया और उसे 13,000 ले लिए। 13,000 मैंने लिए और मैंने बिलाल को कहा भाई आपका मोबाइल सेल हो चुका है, आपने 10,000 का बेचना था, ये 10,000 आप ले ले, आपको 10,000 चाहिए था ना। ये जो 3,000 मैंने कमाए, इस्लाम कहता है ये मेरे लिए हराम है, क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं ये मोबाइल मेरा नहीं है, मोबाइल किसी और का है। यानी कि मैंने अपने दोस्त को ये मोबाइल कहकर बेचा, ये मोबाइल मेरा ही है और मैं ही इसको बेचना चाह रहा हूं, और इसमें जितने भी फॉल्ट होंगे उन सबकी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसका मतलब क्या ये जो मैंने मोबाइल बेचा, अभी मैं सिनेरियो नंबर 2 पे आने वाला हूं, क्या ये मैंने मोबाइल बेचा, क्या ये मेरी मलकियत थी? मैंने किसी और की चीज को बेचा और इसे जो मैं नफा हासिल करूंगा, इस्लाम कहता है ये हराम है। हाँ, यही ट्रांजैक्शन मेरे लिए हलाल कैसे बनती, यही ट्रांजैक्शन मेरे लिए हलाल कैसे बनती? मिसाल के तौर पर मैं बिलाल को कहता बिलाल ये मोबाइल आपका मैं सेल करवा दूं। अब इस कहानी में चेक कीजिएगा, मुझे ये बताएं, अब हराम वाला फैक्टर आपको बहुत क्लियर होने वाला। मुझे ये बताएं, जब मैंने बिलाल को 10,000 रुपए दिए, बिलाल ने पूछा सर मोबाइल कितने का बेचा? मैं कहूंगा 13,000 का बेचा। उनका सर 13,000 का बेचा, तो 13,000 मेरा ही मोबाइल था, 13,000 मुझे दें सारा, आप किधर किस चक्कर में आ गए हैं, क्या ख्याल है? तो बिलाल पूछेगा सर मोबाइल कितने का बेचा? मैंने कहा आपने कितने का बेचना था? उसने कहा 10 का। मैंने कहा 10 का ही बेचा है, क्या ख्याल है? क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने 13,000 का मोबाइल बेचा, तो मेरा कितना इमेज डाउन होगा बिलाल की नजरों में कि यार सर नहीं मुझे चूरा लगा लिया। मतलब ये कैसे होने लग गया? तो मैं बिलाल की नजरों में साफ रहूंगा और बिलाल को कहूंगा भाई वो मेरा दोस्त था, उसको मैंने 10,000 का ही सेल किया। ये सिनेरियो 1 है। अब आए सिनेरियो 2 पे। अब मैं
हलाल की तरह यही ट्रांजेक्शन हम हलाल बनाएंगे। मैंने कहा बिलाल कितने का सेल करना मोबाइल? बिलाल ने कहा सर 10,000 का। मैंने कहा ठीक है, ये मोबाइल तुम्हारा 10,000 का सेल हो जाएगा। साथ बिलाल से ही मैं एग्रीमेंट करने वाला हूं। अब मैं बिलाल का एज एन एजेंट बनने वाला। मैंने कहा बिलाल देखो, तुम्हें 10,000 चाहिए, तुम्हें 10,000 मिलेगा। इससे ऊपर मेरी एक्सपर्टी है, मेरी स्किल है, इससे ऊपर मैं जितने का भी सेल करूंगा वो सारा प्रॉफिट मेरा होगा। उसने बिलाल ने कहा सर डन, मुझे 10 चाहिए, मेरी तरफ से आप 20 का भेज दे, मुझे टेंशन नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैं अपने दोस्त के पास गया, उसने कहा मोबाइल। मैंने कहा मोबाइल मेरे दोस्त का, कितने का बेचना है? मैंने कहा 15 का बेचना था, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम दोस्त हो, तुम्हारे लिए 13,000 का। उसने कहा डील डन। उसने कहा डील डन। अब इस डील में क्लैरिटी है, मोबाइल मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। हम 15 का बेचना चाहते हैं, लेकिन आप हमसे 13 का खरीदना चाहते हैं। उसने कहा 13 का खरीदना चाहता हूं। मैंने 13,000 लिए। मैं बिलाल के पास आया, मैंने कहा बिलाल ये 10,000 तुम्हारे, ये मोबाइल मैंने 13 का बेचा, ये 3,000 मेरे। कुछ फ्रॉड हुआ इसमें? यही ट्रांजैक्शन हलाल होगी। इस्लाम कहता है शॉर्ट सेलिंग प्रोहिबिटेड है। ये बात क्लियर हो गई? यही काम शॉर्ट सेलिंग वाला करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स। प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं? फाइल किसी और की, किसी और को बेच देते हैं अपना कह के। देखें, असल लैंड खरीदी जा ही नहीं रही होती, हवाई बातों में एक फाइल इधर से उधर बेची जाए। ये जो फाइलों का सिस्टम है, ये भी सिस्टम बहुत नाजुक है, क्योंकि जो मैं फाइल बेच रहा हूं इसमें असल लैंड बेच ही नहीं रहा होता। क्योंकि जब फाइलें बिकती हैं, लैंड मेरी कहां है, किस एरिया में है, किसी को नहीं पता होता, क्योंकि अभी तो उस सारे के सारे एरिया में जड़ी बूटियां लगी होती हैं, वो तो जमीन सीधी नहीं होती। तो शॉर्ट सेलिंग प्रॉपर्टी डीलर में लेवल की हो रही होती है। ये बात समझ लगी? चले, ये शॉर्ट सेलिंग होता है, यानी कि मैं एक ऐसी चीज बेचूंगा जिसका मैं मालिक नहीं हूं। वो शॉर्ट सेलिंग नहीं होता। वो तो जो बाइनेंस में, स्टॉक एक्सचेंज में जो शॉर्ट सेलिंग होता है, वो दिस इज नॉट द शॉर्ट सेलिंग दैट लाइक। वो तो शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि अगर एक मार्केट गिर रही है, अब गिरते गिरते मार्केट में शेयर्स बेच दो, वो तो शेयर्स को सिर्फ बेचना है, उस शेयर के बेचने को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। लॉस में अगर एक चीज जा रही है, अगर एक चीज लॉस में जा रही है और आप लॉस में बेच रहे हैं, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और अगर एक शेयर की प्राइस इंक्रीज हो रही है, अगर अब इंक्रीजिंग ट्रेंड, शेयर्स को इंक्रीजिंग ट्रेंड में बेचना ये लॉन्ग होता है, शेयर को डिक्रीजिंग ट्रेंड में सेल करना ये शॉर्ट होता है। ये शॉर्ट सेलिंग शेयर्स के वो लगे, वो शॉर्ट सेलिंग, ये शॉर्ट सेलिंग नहीं है, क्योंकि उसमें मैं जो बेच रहा हूंगा उसका मैं मालिक हूंगा। ये शॉर्ट सेलिंग क्या है? मेरे पास एक चीज का मैं मालिक नहीं हूं, मैं किसी और की चीज किसी और को बेच रहा हूं। इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, शेयर्स के ऊपर, शेयर्स हलाल है। हर वो कंपनी जो लेजिटिमेट काम कर रही है, जो हलाल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, हर उस कंपनी के शेयर्स खरीदना हलाल है। अब शेयर्स में, स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें या ना करें, इस वक्त इसमें उलमा खामोश हैं। इंडिया के काफी उलमा कहते हैं सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी बैक पर हमारे पास क्या है नहीं पता। इस मार्केट को, स्ट्रक्चर को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये सारे मैंने बातें करनी है पैसे की जाके मार्केट में, तो वो भी बड़ा दूर है, मुझे वहां जाने दे जरा। हाँ, तू मुझे कहीं और ही ले गया, सही है? हाँ चल इधर आ जा। तो इस वक्त फिलहाल उलमा खामोश हैं, इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूं। तो तब तक के लिए आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर से अवॉइड करें, क्योंकि फ्यूचर में नुकसान क्या है, इंशाल्लाह मुझे पैसे के मार्केट में जाने दें एक बार जरा, फिर आपको बताऊंगा। स्पॉट में कर सकते हैं। हाँ, जब उलमा ने कहा कि ये हराम है, तो हम सारी इन्वेस्टमेंट इसमें से विड्रॉ कर लेंगे। फिलहाल नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव पे जाओ, नो मोर क्वेश्चन। नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव मैंने भी 4 पॉइंट पढ़ाए, मुझे आधा घंटा हो गया, आगे जाना। नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव पर है। नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव ये फाइनेंशियल मार्केट का एक ट्रेडिंग वे है। जैसे कि ये भी स्टॉक मार्केट में होता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में शेयर्स में नहीं हो, ये शेयर्स में भी होता है, चीजों में भी होता है। नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव सादा सादा लफ्जों में इसको कहते हैं स्पेकुलेशन। इसको क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन। और स्पेकुलेशन को सादा सादा लफ्जों में कहते हैं जुआ, जुआ, गैम्बलिंग, सट्टाबाजी।
ये सट्टाबाजी नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव क्या है, इसकी कहानी सुनिए आप, ये भी कहानी समझ आएगा। कहानी इसकी ये है, मैं अच्छा, शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट क्या है, इसकी बैक पे एसेट होता है, इसकी बैक पे एसेट होता है, पर उस एसेट का मालिक मैं नहीं होता। इस शहजादे के पास एसेट ही नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट बैकिंग एनी एसेट होता है, इसलिए कहते हैं नॉन एसेट बैक। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी बैक पर कोई एसेट ही नहीं है। मिसाल के तौर पर, अब मेरी एग्जांपल गौर से सुनिएगा, ये असल में कॉन्ट्रैक्ट जब लॉन्च किया गया था ना, इसकी अर्ली एप्लीकेशन ये है, ये फार्मर को ना प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। फार्मर को ये स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट था, एसेट्स नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव फार्मर, ये फार्मर के लिए था। लेकिन आस्ता आस्ता वो फार्मर ही सियाने हो गए, उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया। अब फार्मर के लिए सेट कैसे हो, पहले वो सुन लें। आपको पता है एग्रीकल्चर की सप्लाई हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मैं ये नहीं कह सकता कि इस साल फसल अच्छी होगी बुरी होगी, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन मेरे कंट्रोल में, फसल अच्छी भी हो सकती है खराब भी हो सकती है। और आपको पता है सप्लाई के ज्यादा होने से, सप्लाई के कम होने से मार्केट प्राइस पर इंपैक्ट आता है उसका। अब होता यह था, प्रोड्यूसर मेहनत करता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में और ये कहता था कि भाई मुझे मार्केट से 100 रुपए मिलेंगे। जब वो मेहनत करता था और अगर उसकी फसल ज्यादा हो जाती थी तो उसको 100 रुपए नहीं मिलते थे, 80 रुपए मिलते थे, क्योंकि सप्लाई ज्यादा मार्केट प्राइस कम। अब प्रोड्यूसर बेचारा परेशान, यार ये क्या, मैं तो 100 रुपए की खातिर मेहनत की, और आपको पता है जब सारे मेहनत करेंगे सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम। ये सारे पहुंच रहे हैं ना जुबानी, क्योंकि आप सारे पढ़ चुके हो। हाँ, तो प्रोड्यूसर परेशान हो गया, या समटाइम शॉर्टेज आ गई, शॉर्टेज आने से प्राइस बढ़ गई, तो कुछ प्रोड्यूसर को अच्छे पैसे मिल गए, तो प्रोड्यूसर ये परेशान थे, यार ये क्या, हमें तो अपनी इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट ने फिर यहां पे ना गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट किया, गवर्नमेंट का देखो फार्मर परेशान ना हो, आज तुम मेरे से ना एग्रीमेंट कर लो, तुम मेरे से ना एग्रीमेंट कर लो, तुम सारा सामान मुझे बेचोगे, आगे मैं जानू तो मार्केट जाने, तुम्हें 100 रुपए चाहिए, तुम 100 छोड़ो, मेरे से 105 लो, तो तुम 105 ले लो और सारी के सामने तुमने फसल मुझे बेचनी है, मैं आगे मार्केट में जाके बिचवा दूंगा डीलर्स के जरिए, जैसे तैसे करके। अब इसे हुआ क्या, फार्मर प्रोटेक्ट होना शुरू हो गया, फार्मर खुशहाल होना शुरू हो गया कि यार जितनी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं पैसों की, उतनी प्राइस हमें मिल रही है। आहिस्ता आहिस्ता यही ट्रेंड पकड़ता गया, यही कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो गए, और ये कॉन्ट्रैक्ट होते होते स्पेकुलेशन की फॉर्म इख्तियार कर गए। फिर लोगों ने करना क्या शुरू किया, 2 एग्जांपल्स देता हूं। एग्जाम्पल गोल्ड की भी दे सकता हूं और कोई सब्जियों की भी दे सकता हूं। तो हम एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं गोल्ड की, ठीक है। मिसाल के तौर पर दो ऐसे फार्मर हैं जो आलू का बिजनेस करते हैं, और बड़े बड़े ट्रक्स उनके आलू के एक्सपोर्ट होते हैं, मार्केट में सेल होते हैं। एक कहानी ये है, सिमिलर कहानी है गुड। एक है, 2 ज्वेलर्स होते हैं, 2 सुनियारे होते हैं, सोने का काम करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल गोल्ड वाले की तरफ ले आता हूं, सही है। 2 ज्वेलर्स होते हैं मार्केट में, और दोनों हैवी ड्यूटी प्रोड्यूसर होते हैं ज्वेलर्स के। अब वो दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं, वैसे वैसे बातों बातों में एक मिस्टर ए कह देता है, मिस्टर ए कहता है कि अगले 10 दिनों में या अगले हफ्ते, इस वक्त एग्जाम्पल दे रहा हूं, करंट इस वक्त जो गोल्ड प्राइस है 1 तोला, वो 1 लाख रुपए की है, 1 लाख का 1 तोला है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिलहाल ज्यादा ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 1 लाख स्टैंडर्ड रखा है। मिस्टर ए ने कहा कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं मार्केट के, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते बाद ये गोल्ड प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, और ये गोल्ड प्राइस इंक्रीज होके 1 लाख से 1.10 तक चले जाएगी। कहां तक जाएगी? 1.10 तक। इसकी प्रेडिक्शन क्या थी कि गोल्ड प्राइस कहां तक जाएगी? 1.10 तक जाएगी। बीबी ज्वेलर्स था, उसने कहा नहीं, हाँ गलत अंदाजा, तो जितना पुराना हो कितने गलत अंदाजे लगा रहे हैं। मैं बताता हूं, मेरा तजर्बा यह कहता है, मेरा एक्सपीरियंस यह कहता है
कि गोल्ड प्राइस अगले हफ्ते से कम होनी है, ठीक है जी, क्योंकि मार्केट में जो हालात हैं वो बदल रहे हैं। तो गोल्ड प्राइस मेरे हिसाब से कम होगी और ये 1 लाख से डिक्रीज होकर 95,000 पर आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? 95,000। मुझे बताएं, जब दोनों ज्वेलर्स हैं, दोनों एक्सपर्ट हैं, क्या उनमें से कोई एक बात से पीछे हटना चाहेगा? नहीं हटना चाहेगा, ठीक है। तो वो कहेगा मैं सही कह रहा हूं, ये कहेगा मैं सही कर रहा हूं, तो दोनों एक दूसरे को सही गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें होगा क्या? अल्टीमेटली दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कहेगा मेरे ख्याल से 1 लाख वाले सोने ने 110 पे जाना है, ये कहेगा 95,000 पे जाना है। बी अब ए को ऑफर करवाएगा। उसने कहा भाई देख, 1 हफ्ते बाद तेरे मुताबिक सोना 110 का होगा, आज मुझसे एग्रीमेंट कर ले कि 1 हफ्ते बाद अगर तू मार्केट से सोना खरीदेगा तो तेरे अकॉर्डिंग 110 का होगा ना। आफ्टर 1 वीक ए के अकॉर्डिंग सोना कितने का होगा? गोल्ड 110 का होगा ना। तो ए ने कहा, इस बी ने ए को कहा कि 1 हफ्ते बाद तेरे अकॉर्डिंग जो गोल्ड 110 का होगा, ऐसा कर तू 110 वाला सोना मेरे से 105 का खरीद ले। तो ये तो फायदा हो जाएगा ना कि तेरे अकॉर्डिंग तो 1 हफ्ते के बाद सोना 110 का मार्केट में हो जाएगा। यानी कि अगर तू 1 हफ्ते बाद खरीदना जाएगा तो तुझे 1 तोला 110 110 का मिलेगा। तो जो तूने मार्केट से 110 का खरीदना है 1 हफ्ते बाद, तो मुझसे आज एग्रीमेंट कर ले कि 1 हफ्ते बाद वही सोना मैं तुझे 1.5 का बेच दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब अगर ए 1 हफ्ते बाद मार्केट से सोना खरीदेगा तो कितने का मिलेगा? 110 का। पर बी उसको क्या ऑफर कर रहा है कि आफ्टर 1 वीक 105 का मुझसे खरीद लेना। यानी कि बी ने ऑफर कहा कि आप मुझसे यही सोना 105 का क्या करना? खरीद लेना। इन दोनों में एग्रीमेंट हो गया। तो एग्रीमेंट यह तय हुआ, ए विल बाय, ए खरीदेगा 100 तोला सोना, 100 तोला गोल्ड। ए खरीदेगा 100 तोला गोल्ड एट द रेट ऑफ 105। ये ए खरीदेगा और बी 100 तोला सोना इस रेट से इसको बेचेगा। ये एग्रीमेंट समझ लग गया? अब हुआ क्या, ये सारी की सारी सेटलमेंट हुई 1 हफ्ता पहले। मेरी बात समझ लग गई? 1 हफ्ता गुजर गया। आफ्टर 1 मंथ ए और बी अब दोनों मार्केट में गए। अब दोनों मार्केट में गए और उन्होंने कहा देखते हैं कि आज एक्चुअल मार्केट रेट क्या है गोल्ड का। तो हुआ क्या, आफ्टर 1 वीक वो वक्त आ गया। तो 1 हफ्ते बाद जो गोल्ड रेट था इन मार्केट वो था 102,000 का, यानी कि 1,02,000 का, 1,02,000 का ये उस दिन का मार्केट रेट था। अब वो क्या करेंगे, दोनों अपने एग्रीमेंट को मार्केट वाले रेट से कंपेयर करेंगे। अब देखिए हुआ क्या, ए विल बाय 100 तोला एट ₹105,000। कह सकता हूं ए ने 102 वाला गोल्ड 105 में खरीद लिया। इसका मतलब ए को पर तोला 3,000 का नुकसान हुआ, ऐसे ही है? अच्छा, पर तोला कितना नुकसान हुआ? 3,000 का, 3,000 का नुकसान हुआ। और उसने खरीदा कितना? 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब ए को क्या हुआ? 3 लाख का 1 हफ्ते में नुकसान हुआ। अब हुआ क्या, ए को 3 लाख का नुकसान हुआ तो ए क्या करेगा?
100 तोला सोना खरीदेगा ही नहीं, बी 100 तोला सोना बेचेगा ही नहीं। वो अपने एग्रीमेंट वाला रेट और मार्केट वाले रेट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और एक कहेगा भाई मुझे 3 लाख का नुकसान हुआ, ये 3 लाख रुपए तू रख ले। ना एक्चुअल सोना खरीदा जाएगा, ना एक्चुअल सोना बेचा जाएगा। उन्होंने एक जुआ लगाया प्राइस के ऊपर। आफ्टर 1 वीक वो अपने कॉन्ट्रैक्ट रेट और मार्केट रेट के डिफरेंस को सेटल डाउन करेंगे। ना मार्केट से कोई 100 तोला सोना खरीदेगा ना बेचेगा, सोना दुकानों में ही पड़ा हुआ है। वो आपस में बैठ बैठ के एक एक ओहो 3 लाख का नुकसान है, अल्लाह 3 लाख पड़ा है। जब 3 लाख का नुकसान होगा, जब 3 लाख का नुकसान होगा, बी एक हाँ अब मेरा ख्याल है कि 10 दिन बाद सोना दोबारा इंक्रीज होगा। दोबारा से नया जुआ लगेगा। दिस इज कॉल्ड, ये देखें, मुझे बताएं इस एसेट्स, इस ट्रांजैक्शन की बैग पर एक्चुअल एसेट था? कुछ भी नहीं था। ये वही वाली बात है, 2 जहाज बैठे हुए हैं, एक जहाज ने कहा ओए, 2 जहाज बैठे हुए ना उड़ने के लिए, उड़ने के लिए पहले बैठना पड़ता है ना, फिर उड़ता है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, ये वही वाली बात है, 2 जहाज आपस में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई अब दोनों कंगले बजा रहे, ठीक है, अब तू तू मेरे से 2 आलू का ट्रक खरीदना चाहेगा, इतनी प्राइस पे? हाँ मैं खरीदना चाहूंगा, ठीक है। कोई भी तो मिसाल के तौर पर उसने कहा कि 1000 kg आलू एट ₹20 खरीदना चाहेगा? दूसरे वाले ने कहा हाँ खरीदना चाहूंगा, ठीक है जी। तो उसने कहा कि हम ये ट्रांजैक्शन को पूरी करेंगे 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद तो इसमें हुआ क्या, ए विल बाय, ए खरीदेगा कितने, 1000 kg पोटैटो एट द रेट ऑफ 20। 1 हफ्ते बाद वो दोनों मार्केट में गए, जब उनको होश आया कि भाई जरा वो जो हम शर्त लगा बैठे थे, ठीक है जी, जरा रेट तो पता करें। तो रेट पता चला उस दिन पोटैटो का रेट आफ्टर 1 वीक पोटैटो 18 रुपए के हो गए थे। कह सकता हूं ए ने 18 वाली चीज 20 की खरीद ली, तो ए को 2 रुपए पर केजी नुकसान हुआ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, अब होगा क्या, ए को 2000 का नुकसान हुआ। अब मैंने ट्रक वाली एग्जांपल इसलिए दी ताकि कॉन्सेप्ट और समझ आए। ना कोई 2 ट्रक खरीदेगा, ना कोई 2 ट्रक बेचेगा, ए चुपचाप 2000 बी को देगा, खत्म कहानी। चलो दिस इज क्लियर नाउ, आगे आ जाए। ये आसान कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक फाइनेंस आसान है। अच्छा जी, देखिए यहां पर आप बहुत सारी नई वाली बातें सीखने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। चलें जी, इस्लामिक फाइनेंस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मुदारबा। मुदारबा क्या, सुनिएगा। मुदारबा ये है, 2 दोस्त बैठे हुए थे, उसमें से एक दोस्त ने कहा कि यार मैंने MBA इन मैनेजमेंट किया हुआ है, होटल एंड मैनेजमेंट किया हुआ है, मुझे बिजनेस करने का बहुत तजुर्बा है, मुझे बिजनेस बहुत अच्छे से आता है, पर मसला ये है मेरे पास पैसे नहीं है, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं बिजनेस बताता कि कैसे चलता है और मैं बिजनेस को कमाल दर्जे पे लेके आता। तो उसका दोस्त था मिस्टर बी, उसने कहा यार मेरे पास पैसा है पर मुझे काम करना नहीं आता। तो उसने कहा क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाएं, पार्टनरशिप कर लें, यानी कि स्किल मेरी पैसा तेरा, जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको शेयर कर लेंगे। तो मुदारबा में
मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए, अब मेरा लफ्ज चेक कीजिएगा, आपने परेशान होना है, मैं क्या लिखने वाला हूं। मिस्टर ए घर से कैपिटल लेकर आया, आए मैदान में। अब कहीं वो मशीनरी लेकर आया, अब वो क्या बिल्डिंग लेकर आया, कहीं कहीं जरा नहीं, आपके ना सर इकोनॉमिक्स में तो कैपिटल मशीनरी बिल्डिंग होते हैं, अब यहां पे यूं क्यों कह रहे हैं वो घर से पैसे लेकर आया, यहां पे ने क्यों यू टर्न ले लिया, के ना नहीं नहीं, क्योंकि क्योंकि आज मैं फाइनेंस की दुनिया में हूं। हाँ, आज मेरी दुनिया ही बदल गई। ठीक है जी। तो आज कैपिटल का मतलब पैसे। मिस्टर ए घर से पैसे लेकर आया, मिस्टर ए घर से पैसे लेकर आया, मिस्टर बी के पास स्किल्स है, ये एजुकेटेड है, ये पूरा बिजनेस को क्या करेगा, मैनेज करेगा। सही हो गया। अगर एक बंदा घर से पैसे लेकर आया, दूसरा अपनी स्किल्स सर्विसेज, स्किल्स में सर्विसेज आ जाएंगी, स्किल में सर्विसेज आ जाएंगी, दोनों आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे, इसको मुदारबा कहते हैं, इसको मुदारबा कहते हैं। ए बिजनेस को संभालेगा नहीं, बिजनेस की सारी मैनेजमेंट किसके पास होगी, मैनेज कौन करेगा बिजनेस को, बी के पास। अच्छा, अगर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट रेशियो इस्लाम में डिफाइन नहीं है, आपकी मर्जी, जो मर्जी आप तय कर लो दोनों के एग्रीमेंट से। मिसाल के तौर पर ए ने कहा भाई देख पैसा मेरा ज्यादा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा 60% मेरा 40% तेरा। बी ने कहा डन करो, मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि मेरा कौन सा पैसा इसमें लगा हुआ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। या ये भी हो सकता है दोनों 50-50% में मूव करें, इस्लाम के अंदर कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। अब अगले सवाल का जवाब दे जरा। हुआ ये, पहले महीने लॉस आ गया, और वो लॉस आया वो 50,000 का आया। अब बताएं ये 50,000 का लॉस कौन बेयर करेगा, कैसे बेयर करेगा? क्या 60-40 से रेशियो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सारा के सारा लॉस ए बर्दाश्त करेगा, क्योंकि बी के पास तो पैसा है ही नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा ही होना है, अपने मशवरे अपने पास रखें। बी के पास कैपिटल नहीं है, और ये बी पहले तय कर चुका होगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सिर्फ प्रॉफिट में शेयरिंग पर रहूंगा, लॉस में शेयरिंग पर नहीं होगा। ए को कोई इतराज नहीं होगा। और वैसे ये तो मैंने केस डिस्कस किया ना, अगर बी एक्सपर्ट बना बी लॉस नहीं देगा, ये तो रेयर केस डिफाइन किया ना। और अब आपको मेरी कहानी से लग रहा है सर ये बेचारा ए मजलूम है, पिस गया। नहीं नहीं नहीं, ये देखें ए का पैसा डूबा है, सोचे जिस बंदे ने पूरी दिन रात पूरा महीना एफर्ट मारी हो, एट द एंड उसके हाथ पल्ले कुछ ना आया हो, उसको कितना दुख होगा। ए का पैसा डूबा, उसकी बेचारा वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा कि भाई मैंने पूरी दिन रात लगाई बिजनेस को चलाने में, मैंने मेहनत की ना, मैंने खाने की सोने की परवाह की, और एट द एंड मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। तो यहां पे इसका पैसा फाइनेंशियल लॉस होगा, इसका मेंटल लॉस होगा। दिमाग खराब हो जाएगा। सेकंड है मुशारका। ये देखें, अगर दो बंदे आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। आपने I2B में पढ़ा होगा। पढ़ते हैं, चलो लॉ पढ़ लेंगे। ये पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर दो बंदे मिलकर बिजनेस करें। ये मुशारका का लिटरली मीन होते शराकतदारी। यहां पे शराकतदारी क्यों नहीं है? यहां पे शराकतदारी एक बंदे की जो पैसा लेकर आया, इसकी शराकतदारी है। मुशारका डिराइव फ्रॉम द वर्ड शराकतदारी। शराकतदारी में क्या होगा, भाई तू भी पैसे लेके, मैं भी पैसे लेके आता हूं, दोनों मिलकर पैसे लेके आते हैं, दोनों मिलकर बिजनेस को मैनेज करेंगे। तो मुशारका में हाँ, ये दो बंदे तीन भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। ए प्लस बी, मुशारका में ए बी घर से कैपिटल लेकर आएगा, बी भी घर से कैपिटल लेकर आएगा, ये भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होगा, और ये भी आपस में मैनेज करेगा बिजनेस को। और जो भी प्रॉफिट होगा, इसने कहा भाई 50% मेरा 50 मेरा, तो प्रॉफिट भी 50-50 की रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा।
अगर कल को 10,000 का नुकसान हो गया, अब रेशियो क्या, 5,000 लॉस इसका, 5,000 लॉस इसका, दिस इज कॉल्ड मुशारका। और ये भी मेरा पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप बिजनेस है। क्लियर हो गया? तीसरा इस्लामिक फाइनेंस मुराबाहा। मुराबाहा सुन ले, मुराबाहा एक सेल एग्रीमेंट है। मुराबाहा क्या है? ये पार्टनरशिप मुराबाहा इज दी सेल एग्रीमेंट। मुराबाहा क्या? सेल एग्रीमेंट। इस सेल एग्रीमेंट में होता क्या है? मिसाल के तौर पर हम एक घर खरीदना चाहते हैं, अगर मैं इस्लामिक बैंक को छोड़ के कन्वेंशनल बैंक के पास जाऊंगा, मिसाल के तौर पर मैंने एक घर खरीदना है, वो 1.5 करोड़ का है, तो कन्वेंशनल बैंक क्या कहेगा, वो मुझे 1.5 करोड़ रुपया दे देगा, वो कहेगा भाई ये 1.5 करोड़ ले लो और जाओ खुद जाके घर खरीद लो। और हाँ, हर महीने मुझे क्या करना है, इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट पे करते रहना, और उस इंस्टॉलमेंट के साथ साथ मुझे सूद भी पे करते रहना। वो सूद सादा सूद भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी, कंपाउंड सूद भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ठीक है जी? अच्छा, तो ये सारी ट्रांजेक्शन हराम बेस हो जाएगी। इस्लामिक फाइनेंस क्या करता है, इस्लामिक बैंक क्या करता है? इस्लामिक बैंक ये क्या करेगा, याद रखिएगा, अभी मैंने आपको एक फीचर पढ़ाया, इस्लाम कहता है मेकिंग मनी फ्रॉम मनी इज प्रोहिबिटेड। आप पैसे से पैसा कमा नहीं सकते। बैंक यही करेगा, बैंक 1.5 करोड़ रुपया देके 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेगा। ये जो 50 लाख ऊपर लेगा, या 1.5 करोड़ देके 1.75 करोड़ इकट्ठा कर लेगा, 25 लाख रुपया ऊपर ले लेगा। ये जो 25 लाख बैंक ने लिए, बैंक ने पैसा दिया, पैसे से और पैसा बनाया। इस्लाम कहता है ये हराम है। इस्लामी बैंक कभी भी, अगर आप इस्लामी बैंक में जाएंगे और आपने घर लेना होगा, तो वो कहेंगे हाँ भाई घर कितने का, आप कहेंगे 1.5 करोड़ का। इस्लामिक बैंक कभी भी पैसा नहीं देगा। वो क्या करेगा, इस्लामिक बैंक सबसे पहले, अब यहां से आपसे शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट और अच्छा समझ लगेगा। इस्लामिक बैंक क्या करेगा, वो 1.5 करोड़ रुपए का घर खुद खरीदेगा। क्या शॉर्ट सेलिंग आई? नहीं, वो मालिक बना, उसके पास एसेट आया। बैंक कहेगा अब इस घर का मेरे भाई मालिक मैं, ये मालिक मैं, और ये घर मैंने 1.5 करोड़ का खरीदा है, कॉस्ट बताएगा उसको, मैंने 1.5 करोड़ का खरीदना है। आगे बैंक ऑफर करेगा कस्टमर को, क्या तुम यही वाला घर मेरे से 1 करोड़ 75 लाख का खरीदना चाहते हो? और हां, तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं तुम्हें इसकी इंस्टॉलमेंट कर दूंगा, तुम मुझे हर महीने इसके पैसे देते रहना, लेकिन घर मेरा है और मैंने 1.5 का खरीदा, तुम्हें 1.75 का बेचूंगा, चीज मेरी है, क्या तुम विलिंग हो? कस्टमर कहता है मैं बिल्कुल विलिंग हूं। तो इस्लामिक बैंक भी 1.5 करोड़ वाला घर 1 करोड़ 75 लाख का बेच रहा है। अब देखें, कन्वेंशनल बैंक ने भी 25 लाख का प्रॉफिट कमाया पर हराम तरीके से, इस्लामिक बैंक ने भी 25 लाख का प्रॉफिट कमाया पर हलाल तरीके से। बात समझ आ गई मेरी? अच्छा, तो इंस्टॉलमेंट बिजनेस, हाँ यहां सुन लें, ये जो इंस्टॉलमेंट बिजनेस होता है, मिसाल के तौर पर मैंने मार्केट से 80,000 का एसी खरीदना है, मार्केट में एक एसी है मैंने खरीदना है, वो उसकी वैल्यू 80,000 है। जब मैं इंस्टॉलमेंट वाले बिजनेस के पास गया, जिसमें किस्तों में चीजें लेते हैं हम घर में कोई भी, तो 80,000 वाली चीज इंस्टॉलमेंट वाले मिसाल के तौर पर आपको देंगे 90,000, यानी कि 10,000 ऊपर लेंगे। क्या ये 10,000 सूद होगा? हरगिज नहीं। सुनिएगा वाई। इस्लाम कहता है पैसे से पैसा नहीं बनाना। इस्लाम कहता आपकी चीज है, आप उसके मालिक हो, आप जितनी मर्जी महंगी बेचो कोई टेंशन नहीं है। इंस्टॉलमेंट वाले चीज आपको एसी देंगे, वो ये कहेंगे ये एसी मार्केट में 80,000 का है, हम आपसे 90,000 लेंगे, खरीदना चाहोगे? सहूलत ये इंस्टॉलमेंट पर देंगे, हर महीने हमें 10,000 देते रहना। अगर आप एग्री कर गए तो आपको चीज बेचेगा, अगर आप एग्री नहीं करेंगे क्रिकेट ना खरीदो। गुड्स के ऊपर, चीजों के ऊपर एडिशनल पैसे लेंगे, यही तो तिजारत है।
ये कंट्रोल होता है, ये इस्लामी बैंक भी ये करेगा। ये कंट्रोल, मिसाल वो ये कह रहे हैं सर, उसने कहा कि 5 तारीख को पैसे देने हैं, जब 10 तारीख को पैसे दोगे ना तो 500 रुपया फाइन लूंगा मैं। तो ये 500 रुपया तो उसके लिए हराम है, डेफिनेट हराम है, डेफिनेट हराम है ये, क्योंकि ये जो 500 रुपया ले रहा है ये पैसे के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है। क्यों? तुमने लेट पेमेंट की है, अब ये जो 500 रुपया आया उसकी चीज के बदले में नहीं आया, एज अ पेनल्टी के तौर में पैसे के ऊपर आ रहा है, तो ये 500 रुपये वो रिसीव करेगा ताकि कस्टमर बाउंड हो टाइमली पेमेंट करने के लिए, पर ये 500 खुद खर्च नहीं कर सकता, वो ये 500 रुपया चैरिटी करेगा, सदका करेगा, किसको देगा? किसी गरीब को देगा। वो पैसा 500 रुपया उसके ऊपर हराम होगा, वो पैसा आगे किसी और को डिलीवर कर देगा। हाँ, बाद में इजाफी, हाँ ये हम रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बायर है वो खुद विलिंग टू पे है, पर वो ये नहीं कहेगा कि मैं आपको एज एक्स्ट्रा फाइन दे रहा हूं। उसने कहा ठीक है यार, आपने यहां पे आता है एलिमेंट एज एहसान, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तक कभी माफ फरमाए, जब यहूदियों से तिजारत किया करते थे और जब उनको कर्जा लिया करते थे और जब रिटर्न की बारी आया करती थी, तो सहाबा रज़ियल्लाहु ने फरमाया इनको जो भी मुकर्रर माल है उसे थोड़ा ज्यादा दो, क्योंकि इन्होंने बुरे वक्त पे हमसे एहसान किया और एहसान का बदला हमेशा एहसान से चुकाया जाता है। तो यहाँ पे एज एन एलिमेंट ऑफ एहसान आ रहा है। अच्छा, एक और बात देखें, मेरा इस्लामिक नॉलेज सबसे वीक है, इसलिए आप लोग जो मुझसे पूछोगे हो सकता है वो रियलिस्टिक ना हो, इसलिए आपने मेरी किसी बात पर इतबार, सवाई इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट पर इतबार कर सकते हैं। अब जितने भी इस्लामिक रिलेटेड इश्यूज हैं, इस्लामिक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपने सारे के सारे मुफ्ती से पूछने, मुफ्ती से नीचे आपने किसी पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि जो मुफ्ती हजरात होते हैं ये अपने सब्जेक्ट के ऑप्टिमम नॉच एक्सपर्ट्स होते हैं। ये जो भी आपको मशवरा देंगे हमेशा कुरान और हदीस के बेस्ट नॉलेज में देंगे और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को गलत बात बताएंगे, उसने हमारी गलत बात पर अमल कर लिया तो रगड़े हम जाएंगे। सही है, चलो सेल एग्रीमेंट हो रही है भाई। अच्छा खासा हमने 1.5 करोड़ का घर खरीदना था। आखिरी सवाल फिर मुझे पढ़ाना है। फाइन एग्रीमेंट में बिल्कुल होगा, प्लीज सुन लें। यहां पे जो मैंने मुराबा हमें डेफिनेशन लिखी होगी ना, नोट किताब में देखिएगा, मैंने नीचे किताब में मिजान बैंक का सोर्स लिखा हुआ है। ये मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन मिजान बैंक के अपने आउटलेट उसमें से उसके परफॉर्मर में से कॉपी की हुई है। यानी कि अब मिजान बैंक की ऐप में जाएंगे, वहां पे मुराहबा जो मिजान बैंक ऑफर कर रहा है, मैंने एग्जैक्ट वही लफ्ज यहां पे लिखे हुए हैं, यानी कि ये एग्जैक्ट है। और मिजान बैंक भी ये करता है कि अगर भाई हमें पता है अगर मैं लेट पेमेंट पर फाइन नहीं रखता ना, तो लोग मुंह चुके 20 को आ रहे होंगे, 25 को आ रहे होंगे, मेरा सारा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लोगों को बाउंड करने के लिए मैं फाइन रखूंगा, मैं फाइन कलेक्ट भी करूंगा। तो रूल ये है, वो फाइन वाला पैसा मैं अपनी जात पे खर्च नहीं करूंगा, मैं गरीबों को दे दूंगा। समझ आ रही? मैं चैरिटी कर दूंगा, सदका दे दूंगा। चले अब आगे आ जाओ, वापिस आ जाऊं भाई। मुराबाहा में सेल एग्रीमेंट हो गया। प्लीज इस सेल एग्रीमेंट में जो मिजान इस्लामिक बैंक होगा वो प्रॉपर्टी खुद खरीदेगा, प्रॉपर्टी खुद खरीद कर कस्टमर के हैंड ओवर कर देगा। वो कहेगा ठीक है आप इसको इस्तेमाल करते रहो और फ्यूचर में मुझे इसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहो। हाँ, आपने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने भी टेन्योर आपका फिक्स होगा, आपने इतने साल तक मुझे पेमेंट करते रहना। और इस केस में सबसे यूनिक बात ये होगी जो कहीं बिजनेस में नहीं होती, ये इस्लामिक बैंक बताएगा अपनी कॉस्ट के बारे में, भाई मेरी इतनी कॉस्ट आ रही है और मैं आपसे इतना प्रॉफिट चार्ज भी, मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा आपसे, बताएगा 1.5 करोड़ का घर लिया, 25 लाख आपसे कमाऊंगा, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस।
ये सब कुछ वो डिस्क्लोज करेगा कस्टमर के साथ, कोई चीज हिडन नहीं होगी। ये बात समझ लगी? चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब आसान है, वो जल्दी पिक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इजारा। इजारा इस जैसा ही है, कोई भी कहीं नहीं जा रहा, दिस इज इजारा। इजारा क्या है? इजारा एक लीज एग्रीमेंट है। क्या है? इजारा एक लीज एग्रीमेंट है। वो लीज एग्रीमेंट सुने क्या है? देखें, इजारा में ये होता है, मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में फॉरेन डेलीगेशन आई हुई है, बाहर से लोग आए हुए हैं, मैंने उनको साइट्स का, नियर बाय विजिट्स, कंपनीज का विजिट्स करवाना है, तो मुझे एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है। मैं क्या करूंगा, हमेशा वो गाड़ी खरीदूंगा न्यू ब्रांड, ताकि उनको एक एग्जेक्टिव वे में कन्वेंस प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन मुझे वो गाड़ी चाहिए सिर्फ 1 साल के लिए। मैं क्या करूंगा, बैंक से इजारा पे यानी कि लीजिंग एग्रीमेंट से क्या करूंगा, बैंक से वो गाड़ी लूंगा। बैंक क्या करेगा, वो मुझे गाड़ी हैंड ओवर कर देगा और बैंक मुझसे कहेगा कि मैं हर महीने आपसे रेंट चार्ज करूंगा। जैसे रेंट अ कार वाले बिजनेस में हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं और उनको पर डे के हिसाब से रेंट दे देते हैं, तो ये इजारा भी एक रेंटल एग्रीमेंट है, एक लीज एग्रीमेंट है। यानी कि हम गाड़ी इस्तेमाल करेंगे और हर महीने बैंक को उसका रेंट पे करते रहेंगे। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, मिसाल के तौर पर गाड़ी की जिंदगी 10 साल है। गाड़ी की लाइफ कितनी है? 10 साल। मैंने 7 साल इस गाड़ी को इस्तेमाल किया, 7 साल गाड़ी इस्तेमाल करके मैंने 7 साल गाड़ी का रेंट पे किया हुआ है। तो आफ्टर 7 ईयर मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन है, मैं कहूंगा ठीक है बैंक, मैंने आपकी गाड़ी इस्तेमाल की और मैंने आपको 7 साल तक पेमेंट कर दी, अब ये अपनी गाड़ी वापस रख लो, हमें जरूरत नहीं है। या 1 साल तक मैंने बैंक की गाड़ी इस्तेमाल की, मेरा मकसद पूरा हो गया, आफ्टर 1 ईयर मैंने वो गाड़ी थी बैंक को क्या कर दी, हैंड ओवर कर दी, वापस कर दी। ये मेरे पास इजारा हो गया। ठीक है, अब यहां पर आए इजारा में, मुराबा में, अब एक लेवल की बात बताने वाला हूं। कन्वेंशनल बैंक और इस्लामी बैंक का यहां से डिफरेंशिएशन कमाल का होने वाला। कन्वेंशनल बैंक के पास क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं गया कन्वेंशनल बैंक में, मैंने कहा मुझे होंडा सिटी खरीदनी है 30 लाख की, वो 30 लाख रुपए देगा और मैं अगले दिन गया होंडा सिटी मार्केट से खरीद लाया 30 लाख रुपए की। हुआ क्या, मिस ऐप हुआ और वो मेरी 30 लाख वाली गाड़ी चोरी हो गई। जब मेरी गाड़ी 30 लाख वाली चोरी होगी तो बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा भाई मुझे क्या, आपने 30 लाख रुपए लिए, आपने 35 लाख पूरे करने 5 सालों में, तो मैं क्या हूँ, मेरे पास गाड़ी है ही नहीं और मैं उसकी किस्तें भर, उसके पैसे पूरे करता जा रहा हूँ। समझ आ रही है? या इस केस में मैंने रेंटा कार में क्या लिया, रेंटा कार में मैंने क्या लिया, गाड़ी ली और गाड़ी बच गई, हो गई, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो रेंटा कार वाला कहेगा भाई गाड़ी आप चला रहे थे, सारी भरपाई आप ही करेंगे। ठीक है, चलें कुछ थोड़ा बहुत हम भी कंट्रीब्यूट कर देंगे, पर आपने नुकसान पूरा करना है। अब इस्लामिक बैंक देखेंगे क्या करता है। मैंने इस्लामिक बैंक से गाड़ी ली, बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा भाई 30 लाख रुपए नहीं देने वाला, 30 लाख की गाड़ी मैं खुद खरीदूंगा। बैंक क्या करेगा, होंडा सिटी की 30 लाख की गाड़ी खुद खरीद, खुद ओनर बनेगा। अब बैंक मालिक बन गया। अब बैंक मालिक बन के गाड़ी करेगा डिलीवर कस्टमर को, और बैंक कहेगा इस केस में भाई तुम सिर्फ रेंट पे कर रहे हो, गाड़ी का जो असल मालिक हूं वो मैं मालिक हूं। ठीक है, हुआ क्या, हमने गाड़ी ली बैंक से, 1 दिन चलाई, 2 दिन चलाई, हफ्ता चलाई, 7वें दिन गाड़ी चोरी हो गई। जब गाड़ी चोरी हो गई तो बैंक कहेगा तुम सिर्फ रेंटल थे, तुम इसके मालिक थे ही नहीं, असल मालिक मैं था, तुमसे गाड़ी के पैसे नहीं लूंगा, तुमने जितना रेंट पे किया दैट्स इट्स, गेम ओवर। दूसरा ये, अगली बात सुनी नहीं, अगली बात सुनी नहीं, अगली बात ये है कि अगर सेकंड केस, अगर मेरे से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अगर मेरे से गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी गया तब भी बैंक मुझसे फाइनेंशियल डैमेज नहीं लेगा। बैंक का कोई मसला नहीं है, हादसा होते रहते हैं, क्योंकि तुम मालिक हो ही नहीं, तुम तो, अब अगली बात करूं नाराज नहीं ना,
तुम्हारी तो हैसियत ही ड्राइवर वाली है। मालिक तो मैं हूं, ठीक है। तो उसने कहा मालिक मैं हूं, तुम तो सिर्फ इस्तेमाल के लिए लेके गए थे, मालिक मैं हूं तो नुकसान भी मेरा। अब आपको यहां पे लग रहा होगा बैंक कितना फरिश्ता है, नहीं, ये पाकिस्तान लॉ एंड रेगुलेशन में ये बात लिखी हुई है। हर एक बैंक अपने एसेट को लीज करवाने के बाद इंश्योरेंस करवाता है। बैंक के सारे एसेट इंश्योर्ड होंगे। अगर गाड़ी चोरी हो गई तो बैंक इंश्योरेंस वाली कंपनी से सेटल डाउन करेगा, ठीक है। और अगर इंश्योरेंस, इस्लामिक इंश्योरेंस को तकाफुल कहते हैं, ये हलाल है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस हलाल नहीं है। दिस इज इजारा। आगे लास्ट कॉन्सेप्ट है इजारा का, इजारा से आ गया, वो आसान है, वो कुछ भी नहीं है इसमें। इजारा व इक्तिना आसान है, ये खतर, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखें, इजारा व इक्तिना में ये होता है, प्लीज, हमने गाड़ी ली बैंक से, गाड़ी की जिंदगी थी 10 साल। जब मैंने 7 साल तक गाड़ी इस्तेमाल की ना, अब बैंक कहेगा भाई देख, गाड़ी की जिंदगी 10 साल, 7 साल तक तुमने गाड़ी से बेनिफिट उठाया, यानी कि 7 साल तक तुम इस गाड़ी का रेंट मुझे पे करते रहे हो, इसका मतलब तुमने मेजर हिस्सा गाड़ी का मुझे दे चुकी हो। अब क्या हुआ, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो फर्दर 3 साल तक गाड़ी और इस्तेमाल करके गाड़ी ही रख लो पूरी, या तो 3 साल में जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचती है 2 लाख 3 लाख, वो ये देके पूरी की पूरी गाड़ी रख लो। यानी कि अगर मैं लीज टर्म, लीज टेन्योर, जितने सालों के लिए मैंने लीज करवाई होगी, अगर वो पूरा होने के बाद अगर मैं गाड़ी खरीद लेता हूं तो इसको कहते हैं इजारा व इक्तना। अगर मैं गाड़ी लीज पर लेता हूं और एट द एंड ऑफ लीज टर्म गाड़ी वापस कर देता हूं, ये इजारा होता है। समझ लग गया? गाड़ी को अपने पास रखना इजारा व इक्तना, गाड़ी वापस कर देना इजारा। सही हो गया? चलें जी, अल्लाह हाफिज।